मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। और हम लोग विजन करंट अफेयर्स डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे 13 मई के करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ खबर है और क्या बातें उसमें निकल के आती हैं और क्या क्या जानकारियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है पहला सेगमेंट जिसमें पार्ट 1 में जो है वो कुछ बड़े खबरों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबका सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक, तो हम लोग ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे कुछ बहुत ही जरूरी और दिलचस्प बातें। तो हमारी सरकार ने क्या क्या नया किया है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी जमीन का क्या हिसाब किताब बदल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एंटीबायोटिक का जो झोल है उसके बारे में बात करेंगे। और अमेरिका में जो दवाओं की कीमतों में लेकर जो थोड़ा ड्रामा चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो कुर्सी की पेटी बांध ले, या नहीं अगर नहीं बैठे हुए हैं तो फिर भी अपने आप को थोड़ा सजग और जागरूक बना ले। ठीक है, ताकि अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक है इसमें हमारा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी EBP कार्यक्रम। तो EBP कार्यक्रम सरकार ने चलाया है। ठीक है, तो अपनी गाड़ियों और उसमें पड़ने वाले पेट्रोल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल पेट्रोल में कुछ मिलाया जा रहा है। तो बेसिकली बात यह है कि इथेनॉल मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये इथेनॉल होता क्या है, क्या बला है और सरकार क्यों इसमें इतनी दिलचस्पी दिखा रही है। ठीक, तो सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम यानी कि EBP। इसको इंग्लिश में कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक, तो EBP कहते हैं इसको। इसके तहत जो है सरकार ये चाहती है कि जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं उसमें थोड़ा सा इथेनॉल भी मिलाया जाए। अब सरकार के पास इतना सारा चावल रखा हुआ है FCI के पास, तो जरूरत से ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, मतलब बफर स्टॉक बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं इस चावल का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में किया जाए। लगभग 2.8 मिलियन टन चावल अब इथेनॉल बनाने के लिए दिया जाएगा, और वो भी सस्ते दाम पे। ठीक, देखिए ये चावल जो है ना, अब इस चावल से कुछ प्रोसेस करके ये बनता है इथेनॉल, और फिर इस इथेनॉल को मिला दिया जाता है हमारे पेट्रोल में। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चावल आपने देखा होगा। तो FCI क्या है, FCI जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोग्राम चलता है जिसमें आप अनाज लेते हैं, आपके पास एक कार्ड होता है अनाज के लिए। ठीक है, राशन कार्ड, और जाके आप PD जो होता है उसके यहाँ पे जाके आप क्या करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना PDS, वहां जाके आप अब राशन जो लेते हैं तो वो FCI के द्वारा ही वितरित किया जाता है। ठीक है, तो FCI जो है वो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ठीक, जो ये काम करती है। तो उसके पास बहुत सारे जो है मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में चावल पड़ा हुआ है, भंडार है। ठीक है, सरकार के पास, क्योंकि सरकार क्या करती है, किसानों से खरीदती है। ठीक, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उस पे, MSP पे। ठीक है, तो इसलिए सरकार के पास ये होता है, और सरकार फिर कम दाम पे ऐसे गरीब लोगों को, या जो लोग BPL श्रेणी में आते हैं या उससे नीचे, तो उसको जो है ना, जिनके पास राशन होता है, राशन कार्ड होता है, उनको फिर राशन के रूप में देती है कम दाम पे। ठीक, अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके फायदे क्या है। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा है ऊर्जा सुरक्षा। इथेनॉल एक ऐसा ईंधन है जो हम खुद बना सकते हैं। ये सूरज की रोशनी और पौधों से बनता है। तो अगर हम ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल करेंगे तो हमें दूसरे देशों से तेल कम खरीदना पड़ेगा। मतलब हम आयातित यानी जो मतलब इंपोर्ट करते हैं जीवाश्म ईंधन यानी तेल, उस पे जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। ये हुई ना आत्मनिर्भरता वाली बात, समझ गए। अब दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा है कि FCI जो है, FCI के पास जो इतना सारा चावल भरा पड़ा है उसका सही इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखिए, सरकार को इस चावल को रखने, लाने, ले जाने में खर्चा होता है। ठीक, तो अगर ये इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो जाए तो सरकार का वो खर्चा भी बचेगा। सरकार ने तो ये भी अनुमान लगाया है कि 2025-26 के लिए चावल का जो खर्चा है वो लगभग 4,173 रुपए प्रति क्विंटल आएगा। ठीक है, 4,173 रुपए, सॉरी 173 रुपए, ठीक, प्रति क्विंटल आएगा। और अभी FCI के पास जितना चावल है वो उनकी जरूरत से बहुत ज्यादा है। ठीक, तो दूसरा फायदा ये था। तीसरा फायदा क्या है, तीसरा फायदा है इस प्रोग्राम का
कि अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ये जो इथेनॉल बनाने का काम है ये अपने देश में होगा, मतलब मेक इन इंडिया होगा, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक, अपने देश में जो मेक इन इंडिया होगा मतलब अपने देश में ही अपने ही हाथों बनाया जाएगा, तो हमारे यहाँ रोजगार पैदा होगा। ठीक है, साथ ही किसानों को भी फायदा होगा, उनकी कमाई बढ़ सकती है। ठीक, जब ज़्यादा खपत होगा इथेनॉल बनाने में चावल का, तो फिर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा चावल लेगी, या जो लोग भी मतलब इथेनॉल बनाने का काम शुरू करेंगे वो लोग चावल भी खरीदेंगे। ठीक है, तो इससे किसानों को फायदा होगा और उनकी कमाई जो है वो बढ़ेगी और नए लोगों को भी रोजगार मिलेगा इसके अंदर। ठीक, तो इथेनॉल के फायदे आपको मैंने बता दिए, लेकिन कुछ और चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जो आप बुलेट्स पॉइंट्स के इसमें आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला तो ऊर्जा सुरक्षा हमको मिलेगा, अतिरिक्त चावल का सही उपयोग हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, जैसे मेक इन इंडिया, किसानों की आय और रोजगार। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है बेसिकली इसके अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक, देखिए इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक, जैसे कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, इथेनॉल बनाने में चावल का इस्तेमाल करने की कुछ चुनौतियां भी हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक, तो चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये है कि खाद्य सुरक्षा बनाम ऊर्जा सुरक्षा। अगर मान लीजिए कि अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन तो हो रहा है, अगर क्योंकि हमारी आबादी भी बढ़ रही है तो अब उसको भी चाहिए। ठीक है, मतलब फूड तो चाहिए, खाना तो चाहिए, तो अगर आबादी के हिसाब से नहीं पूर्ति होती है तो फिर हमारा खाद्य सुरक्षा जो है उस पर फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब हम इथेनॉल बनाने में ही लग जाए, मतलब हम एक तरफ से निर्भरता अगर कम कर रहे हैं बाहर से इंपोर्ट करने में, तो उस पे जो हम अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, तो मतलब एक तरह से हम अपनी निर्भरता अपने ऊपर ज़्यादा बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिक्कत यही होगा कि या तो हम मतलब खाद्य सुरक्षा को देख लें या तो इथेनॉल बना लें, यानी ऊर्जा सुरक्षा को देख लें। दूसरा होगा मुद्रास्फीति। ठीक है, तो ये 2 चुनौतियां हैं, ठीक, बड़ी बड़ी, जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक, देखिए चावल, गन्ना, मक्का ये सब हमारी खाने की चीजें हैं और जानवरों के चारे के लिए भी जरूरी है। अगर हम इन सब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास खाने के लिए और जानवरों के लिए चारा ही कम पड़ जाए। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरी बात है महंगाई की। अगर इथेनॉल बनाने के लिए इन फसलों की मांग बढ़ेगी तो बाजार में इनकी कीमतें भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब होता है ना कि जब डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, वो महंगा हो जाता है। ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है, उसका दाम बढ़ने लगता है। किसी भी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो फिर उसकी उपलब्धता कम होगी, जिस कारण वो महंगा होगा। ठीक है, तो जिसका सीधा असर हम लोगों पर पड़ेगा, यानी आम लोगों पर पड़ेगा, उनकी जेब पे पड़ेगा। ठीक है, हमें ये चीजें महंगी खरीदनी पड़ सकती है। कल को इथेनॉल के लिए अगर मांग है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप नहीं खरीदेंगे तो इथेनॉल वाले खरीद लेंगे, है ना, तो उनके पास पैसा है, इथेनॉल बनाने वाले वो खरीद लेंगे, लेकिन आम लोग उतना पैसा नहीं चुका सकेंगे, तो इसलिए महंगा हो सकता है ये चीज। तो ये 2 बड़ी चुनौतियां हैं। अब थोड़ा इथेनॉल के बारे में भी जान लेते हैं। इथेनॉल एक तरह का ईंधन है जो प्राकृतिक तरीके से भी बन सकता है, जैसे कि ईस्ट नाम के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो चीनी को सड़ाकर बनाते हैं। ठीक है, बनाया जाता है और इसे केमिकल तरीके से भी बनाया जा सकता है। एक तो नेचुरल तरीके से और दूसरा केमिकल तरीके से भी। इसका इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं बल्कि ये उद्योगों में केमिकल घोलने के काम भी आता है और डॉक्टरी में भी एंटीसेप्टिक जो यूज करते हैं, कीटाणुनाशक जिसको कहते हैं, ठीक, उसके तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है इथेनॉल का। ठीक है, बाकी इसी चीज को जो है मैं थोड़ा बुलेट्स पॉइंट्स में आपको बोल देता हूँ। एक तो प्राथमिक जैव ईंधन, ठीक, के रूप में काम आएगा। प्राकृतिक और रासायनिक तरीकों से उत्पादन हो सकता है। इसका उपयोग जो है वो जैव ईंधन यानी बायो ईंधन के रूप में हम करेंगे। और दूसरा औद्योगिक में जो विलायक मतलब मिलाने में जो काम आता है, ठीक है, उद्योग में जो केमिकल घोलने में काम आता है उसमें भी ये काम आ जाता है। एंटीसेप्टिक में भी ये काम आ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम है यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य क्या है? सीधा सा लक्ष्य है, पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है, ये एक लक्ष्य है। और हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो भी बचे। ठीक है, क्योंकि हम विदेशी मुद्रा दे के ही पेट्रोल खरीदते हैं। सरकार का तो ये भी टारगेट है कि 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाए। और अच्छी बात ये है कि हम इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। 2014 में जहां ये मिश्रण सिर्फ 1.53% है, ठीक है, 2014 में,
तो 2024 में जो है बढ़कर कितना हो गया है, 15% हो गया है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। तो बेसिकली इथेनॉल मिश्रित प्रोग्राम के बारे में ये बातें हैं, इथेनॉल के बारे में ये बातें हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा समावेशी व प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण गवर्नेंस। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। तो गांव की ओर चलते हैं। हमारे गांव में जमीन का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है और इसमें क्या नया हो रहा है। हाल ही में एक सम्मेलन हुआ जिसमें दुनिया भर के लोगों का ध्यान भारत की कुछ खास पहलों पर पड़ा, यानी मतलब इनिशिएटिव्स पे पड़ा। ये पहले क्या क्या है, मतलब इनिशिएटिव्स क्या क्या है। स्वामित्व योजना और ग्रामीण मानचित्र प्लेटफॉर्म। अब स्वामित्व योजना क्या करती है, ये ड्रोन नाम के उड़ने वाले, जो ड्रोन होता है वो मतलब ड्रोन जो है, बेसिकली ड्रोन आप समझते हैं उड़ता है, वही जो उड़ने वाले छोटे विमान होते हैं इसको ड्रोन कहते हैं। ठीक है, तो इसके इस्तेमाल से गांव में हर जमीन का टुकड़ा जो है उसका नक्शा बनाती है ये। इससे ये पता चलता है कि कौन सी जमीन किसकी है और उसका सही मालिक कौन है। इस योजना के तहत लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर का सर्वे हो चुका है और लगभग 1.16 ट्रिलियन रुपए की जमीन का मुद्रीकरण किया गया है। मतलब इस जमीन की कीमत आंकी गई है। ये योजना इतनी सफल रही है कि अब ये पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई है और कैसे सबको आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है इसके बारे में भी ये जो योजना है वो सिखा रही है। ठीक, इसमें जो बुलेट पॉइंट्स आपको रखने हैं, ड्रोन का तकनीक से भूमि का मानचित्र बनाया जा रहा है, संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व जिनको भी मिल रहा है, जो मालिक है उनके। ठीक है, और आर्थिक रूपांतरण के लिए वैश्विक मॉडल के रूप में इसको अपनाया जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म की। ये एक ऐसा, मतलब दूसरा वाला जो, ठीक है, एक तो योजना थी और ये प्लेटफॉर्म है। तो ये एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जो गांव की पंचायतों को डेटा के आधार पर विकास की योजनाएं बनाने में मदद करता है। मतलब गांव में कहाँ सड़क बननी चाहिए, कहाँ स्कूल बनना चाहिए, ये सब जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद होती है, जिससे पंचायतें सोच समझकर फैसले ले पाती हैं। दुनिया के कई देशों ने इसे बहुत उपयोगी माना है। ठीक है, इसमें आप जो बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं वो भू स्थानिक योजना प्लेटफॉर्म, पंचायतों को विकास योजनाएं बनाने में मदद और जलवायु परिवर्तन बुनियादी ढांचे की योजना में सहायक। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं नोट्स बनाता हूँ ना तो मैं इन बुलेट्स पॉइंट्स को लिख लेता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी मैं नोट्स बेचता नहीं हूँ, फिर भी आपको चाहिए हो तो बता देना, मैं इसे दे सकता हूँ। इसका कोई शुल्क नहीं होगा, शुल्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जमीन का सही मैनेजमेंट है, इससे क्या फायदे होते हैं, तो इससे नौकरियां और विकास होगा। ठीक है, नौकरियां मिलेंगी और डेवलपमेंट होगा। निजी पूंजी जो है वो समझ में आएगा। अब संरचना वित्त पोषण होगा। शहरी प्रबंधन यानी जो सिटी है उसका मैनेजमेंट ठीक से होगा और खाद्य सुरक्षा में भी फायदा होगा। ठीक, अगर लोगों के पास अपनी जमीन का सही रिकॉर्ड होगा तो वो आसानी से अपना काम धंधा शुरू कर पाएंगे, उसे बढ़ा पाएंगे और उससे जो पैसा आएगा उसे दोबारा लगा पाएंगे। ठीक है, इन्वेस्ट कर पाएंगे। इससे नए रोजगार भी पैदा होंगे। दूसरा फायदा ये है कि अगर किसी के पास अपनी जमीन के कागज सही है तो वो उस जमीन को बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकता है, किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, किसी भी काम के लिए, जिससे उसे अपना काम बढ़ाने या कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसा मिल जाएगा बैंक से। तीसरा फायदा सरकार को होगा। जब जमीन का सही हिसाब किताब होगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा, जिससे वो सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी जरूरी चीजें जो है बना पाएंगी। शहरों को भी इससे फायदा होगा। शहर की प्लानिंग करने में, पार्कों और खाली जगहों की सुरक्षा करने में, और अगर कोई आपदा आ जाए तो उससे निपटने की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, अगर महिलाओं के नाम पर जमीन होगी तो खेती में भी सुधार आएगा, जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा और भी मजबूत होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में ये डिस्कशन था। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक प्रदूषण। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऐसी समस्या की जो धीरे धीरे हमारी नदियों, समुद्रों को बीमार कर रही है। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रदूषण जिसका नाम है। अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें ये पता चला है कि हर साल लगभग 8,500 यानी 8500 टन एंटीबायोटिक दवाएं हमारी नदियों में पहुंच जाती हैं। ये हमारी इस्तेमाल की गई कुल दवाओं का लगभग 1/3 हिस्सा है, 1/3, और इसका 11% हिस्सा तो समुद्रों और तालाबों तक भी पहुंच रहा है। सोचिए ये कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक प्रदूषण के रास्ते क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक,
तो एंटीबायोटिक हमारी नदियों तक कैसे पहुंचती है, इसके कई रास्ते हैं। पहला तो ये है कि जब हम एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं तो वो पूरी तरह से हमारे शरीर में नहीं पचती, और जो वेस्ट निकलता है हमारे शरीर से उसके साथ ये दवाएं भी पानी में चली जाती हैं। हमारी जो सीवेज सिस्टम है, ठीक, जो नदियों में बहाई जाती है, वो भी इन दवाओं को पूरी तरह से नहीं हटा पाती। ठीक, जो नदियों में लगाई जाती है सीवेज सिस्टम, मतलब कि उसके पानी को छाना जा सके और जो भी कचरा है उसको अलग किया जा सके। दूसरा बड़ा कारण है पशुपालन और मछली पालन। वहां जानवरों और मछलियों को खूब एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, ठीक है, ताकि उनको बीमारी ना हो। हम लोगों ने पहले बात किया था ना कि रोग के बारे में, एंटीबायोटिक के लिए वो जो है वायरस अपने आप को सस्टेनेबल बना लेता है, ठीक, वैसा कुछ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जानवरों और मछलियों को खूब एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं और उनका वेस्ट जो है वो भी पानी में मिल जाता है। तीसरा कारण है दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां। वहां से भी कई बार रिसाव होता है और ये दवाएं पानी में पहुंच जाती हैं। और एक और चिंता की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बैक्टीरिया और तेजी से फैल रहे हैं, जिससे उनमें दवाओं के खिलाफ लड़ने की क्षमता यानी एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जो क्षमता है वो विकसित होने का खतरा बढ़ रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया था। ठीक, मतलब किसी और डिस्कशन में बात किया था, शायद आप लोगों को याद हो, पहले के करंट अफेयर्स में। ठीक है, बुलेट्स पॉइंट्स के रूप में आप याद कर लेंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे नोट्स बनाते हुए कि 10% वैश्विक आबादी सबसे प्रदूषित पानी के संपर्क में है। घरेलू अपशिष्ट जल सबसे बड़ा कारण है, केवल 43% घरेलू एंटीबायोटिक अपशिष्ट जल में प्रोसेस होती है। दुनिया की 1/4 नदियां अत्यधिक प्रदूषित हैं। भारत की 80% से ज्यादा नदियां उच्च जोखिम वाली हैं। ठीक है, मुख्य प्रदूषक जो है वो एमोक्सिसिलीन, सेफ्ट्रिएक्सोन और सेफिक्सीम, ठीक है, ये 3 तरह के एंटीबायोटिक्स हैं जो इनसे बहुत ज्यादा मतलब प्रदूषण फैल रहा है। इस स्टडी में ये भी पता चला है कि दुनिया की 10% आबादी ऐसी पानी के संपर्क में है जिसमें एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्रदूषण हमारे घरों से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से होता है। दुख की बात यह है कि हमारे घरों से निकलने वाली जो सिर्फ 43% एंटीबायोटिक दवाएं ही हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ हो पाती हैं। ठीक है, मतलब जो एंटीबायोटिक दवाओं का जो निकलता है ना प्रदूषण के रूप में, जो हमारे घरों से नालों में बह के जाता है और वो फिर नदी में पहुंचता है, तो उसका सिर्फ 43% ही साफ कर पाता है हमारा सीवेज सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यानी 57% नहीं साफ होता है। ठीक, अगर दुनिया की सारी नदियों को मिला दिया जाए तो उनका 1/4 हिस्सा ऐसी जगहों पर बह रहा है जहां एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो वहां रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों के लिए खतरनाक है। और हमारे भारत की 80% से ज्यादा नदियां इस खतरे की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली एंटीबायोटिक की दवाओं के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आप पीछे जाके फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक प्रदूषण हमारे लिए कितना खतरनाक है इस पे भी बात कर लेते हैं। ठीक, मानव स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है और पर्यावरण पे 2 तरह से असर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा खतरा है मानव स्वास्थ्य पर, जो मैंने बोला आपको, एंटीबायोटिक प्रदूषण की वजह से हमारे मतलब शरीर में जो है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी कि AMR बढ़ रहा है, जिसके बारे में हमने एक डिस्कशन में बात किया था। इसका मतलब यह है कि जो दवाएं कभी बैक्टीरिया को मारने के काम आती थी वो अब उन पर असर नहीं कर रही हैं। AMR का मतलब आप समझते हैं। WHO का तो ये भी कहना है कि 2050 तक ये AMR जो है दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो समझ लीजिए हम लोग किस कगार पे जा रहे हैं। और इसका बुरा असर जो है वो हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। नदियों, समुद्रों में जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उन पर इसका निगेटिव असर पड़ रहा है। और पानी में रहने वाले जो जीव हैं उस पे भी इसका निगेटिव असर पड़ रहा है, जिससे उनकी मतलब विविधता जो है, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो कम हो रही है। ठीक, तो अब क्या किया जा रहा है इस समस्या से निपटने के लिए, इस पे भी बात करते हैं। देखिए, भारत सरकार ने 2017 में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है। ठीक है, राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसका मकसद है इस समस्या को लेकर जागरूकता बढ़ाना और निगरानी रखना। WHO ने भी 2015 में एक वैश्विक कार्य योजना बनाई है और दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए भी WHO ने कुछ नियम बनाए हैं ताकि वो प्रदूषण कम करें। ठीक, तो बेसिकली ये
मतलब कदम उठाए गए हैं, तो WHO की तरफ से और दूसरा हमारे भारत सरकार की तरफ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें। अब चलते हैं अमेरिका की ओर और वहां की दवाओं की कीमतों पर हम बात करेंगे। आपने सुना होगा कि अमेरिका में दवाएं बहुत महंगी मिलती है। वहां की सरकार एक नया नियम ला रही है। ठीक है, वहां की सरकार जो है एक नया नियम लाने वाली है जिससे शायद इस कीमतों में थोड़ी कमी आ जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नया आदेश जारी किया है जिसका सीधा सा लक्ष्य ये है कि अमेरिका में जो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं मिलती है उनकी कीमतें उतनी ही हो जितनी दूसरे अमीर देशों में है। इसके लिए वो एक पॉलिसी लागू कर रहे हैं जिसका नाम है मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN, मूल्य निर्धारण नीति। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब उन दवाओं के लिए वही सबसे कम कीमत देगा जो दुनिया के किसी भी देश में है। अभी क्या होता है कि अमेरिका दूसरे अमीर देशों के मुकाबले एक ही दवा के लिए लगभग 3 गुना ज्यादा पैसे देता है। ठीक है, ये MFN का सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये एक तरह का नियम है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश को व्यापार के मामले में कोई खास फायदा देता है तो उसे वही फायदा दुनिया के बाकी सभी देशों को भी देना होगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी देश अपनी आर्थिक या राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों का फायदा न उठा पाए। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, WTO। इसके नियम के तहत हर सदस्य देश को दूसरे सदस्य देशों को MFN का दर्जा देना होता है। इसका मतलब है कि वो अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। अब इसका भारत के दवा बनाने वाले सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत जो दवाएं दूसरे देशों को बेचता है उसमें से लगभग 1/3 हिस्सा अमेरिका ही खरीदता है जिसकी कीमत लगभग $10 बिलियन हर साल है। अगर अमेरिका में दवाओं की कीमतें कम होंगी तो इसका सीधा असर भारत की दवा कंपनियों पर पड़ेगा, उनकी कीमत भी कम हो जाएगी। ठीक, अगर अमेरिका बाजार में दवाओं से मुनाफा कम होगा तो दवा जो कंपनियां हैं वो नई दवाओं की खोज और विकास यानी R&D पर कम पैसा खर्च कर पाएगी, जो कि भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और एक डर ये भी है कि अगर अमेरिका में नुकसान होगा तो दवा कंपनियां शायद भारत जैसे देशों में दवाओं की कीमतें बढ़ा दें ताकि वो अपना नुकसान यहाँ से पूरा कर सकें। ठीक, बेसिकली ये है। तो दोस्तों, आज हमने कितनी सारी जरूरी बातें जानी। इथेनॉल से हमारी ऊर्जा सुरक्षा कैसे बढ़ सकती है, गांव में जमीन का मैनेजमेंट कैसे बदल रहा है, एंटीबायोटिक प्रदूषण कितना खतरनाक है, अमेरिका में दवाओं की कीमतों को लेकर क्या नया तालमेल झोलमोल है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो अब उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको देखकर नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। अगर मैंने तेज बोला है तो उसको स्लो करके सुने, अगर स्लो बोला है तो उसको तेज करके सुने। YouTube में ये ऑप्शन है। ठीक, तो बेसिकली आप ये काम करें और समझें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ये था पहला सेगमेंट। हम लोग दूसरे सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरे सेगमेंट में हम जो छोटे छोटे खबरें बच गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई सवाल है इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वो भी सब्सक्राइब करें ऐसा उनको बोलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। ठीक, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ठीक है, धन्यवाद।